बच्चों, हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि कैसे हमारी रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है। उसकी कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि टेम्परेचर शुड बी इनफाइनाइट, वॉल्यूम शुड आल्सो बी इनफाइनाइट, और वी कैन से दैट विस्कोसिटी शुड बी जीरो, राइट, और प्रेशर शुड बी जीरो, राइट। कुछ ऐसी कंडीशन हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, राइट। चलिए, आज हम लोग कुछ और बातें करने वाले हैं। इस ग्राफ को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, हमने जेड के बारे में पढ़ा था ना, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर आपने पुराने रिवाइज नहीं किया है तो सबसे पहले पूरा रिवाइज करके आइए, क्योंकि काफी दिन का थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अगर आपने रिवाइज नहीं किया उसको रिवाइज करें, फिर ही लेक्चर देखें हमारा, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने जेड की बात करी थी। जेड क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं, जेड वर्सेस पी का ना ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो क्या होगा? कंप्रेशन कह लो या अट्रैक्शन कह लो, सही है। जब जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो रिपल्शन होगा, और जब जेड की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी तो आइडियल गैस बिहेवियर आ जाएगा, ठीक। तो मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू क्या है? 1, ठीक। तो अगर 1 से कम वैल्यू हुई जेड की तो क्या होगा? अट्रैक्शन, और 1 से ज्यादा वैल्यू हुई तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन, ठीक। अब देखो, ये एक्स एक्सिस पे क्या है? प्रेशर, ठीक। तो इस रीजन में देखो, बस इतना रीजन है ना, ये मैं कह सकता हूं यहां पर लो प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू कम है, और इस रीजन में प्रेशर हाई है, ठीक। लो प्रेशर कब होगा? लो प्रेशर तब होगा सर जब गैस दूर दूर होंगी, और अगर हाई प्रेशर कर दिया तो गैस पास पास आ जाएगी। क्योंकि हाई प्रेशर कब करोगे? आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे ना किसी चीज पर, तो जैसे ही आपने इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया तो क्या होगा? ये पिस्टन नीचे आ जाएगी ऐसे करके, तो गैस पास पास आ गई। पहले जो गैस मॉलिक्यूल इतने वॉल्यूम में थे, अब वो केवल इतने वॉल्यूम में, राइट। जैसे आप सिरिंज है इंजेक्शन वाली, उस पर प्रेशर लगाते हो तो वो अंदर दब जाती है, तो गैस क्या होती है? गैस पास पास आ जाती है, अगर उसको आगे से आपने सील कर रखा है तो, राइट, ओके। तो अब क्या हुआ? लो प्रेशर रीजन में गैस दूर दूर है, हाई प्रेशर रीजन में गैस पास आ गई। इसका मतलब लो प्रेशर रीजन में गैसेस के बीच में अट्रैक्शन डोमिनेट हुआ होगा, तभी तो वो पास आई होगी, है ना, ठीक। और हाई प्रेशर रीजन में क्या हो गया होगा? गैस इतनी पास आई, इतनी पास आई, इतनी पास आई कि एक पॉइंट के आने के बाद उसने पास आना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उसके बीच में रिपल्शन डोमिनेट होने लगे। तो इसीलिए आप देखेंगे इस कर्व में मैंने आपको दिखाया है कि जैसे जैसे जेड की वैल्यू लेस देन 1 हो रही है तो ग्राफ की वैल्यू क्या हो रही है? नीचे आ रही है। या ऐसे कह लो, लो प्रेशर रीजन में जेड की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब अट्रैक्शन डोमिनेट हो रहा है। तो जो हमने पिछली क्लास में मैथमेटिकली प्रूव किया था, अब हम कुछ कुछ उसको कैसे प्रूव कर रहे हैं? थ्योरेटिकली, राइट। तो हम तीन बातें समझ गए। जब जेड की वैल्यू 1 होगी तो हम क्या बोलेंगे कि आइडियल गैस बिहेवियर है। जब जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो रिपल्शन डोमिनेट है, जब जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो अट्रैक्शन डोमिनेट है, और अगर अट्रैक्शन डोमिनेट है तो ग्राफ कहां जाएगा? नीचे, 1 से नीचे, ठीक। और फिर जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता चलूंगा क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पर ये ग्राफ ऊपर की ओर जाने लगा, आप देख सकते हैं। तो हाई प्रेशर रीजन में ये ग्राफ ऊपर की ओर जाने लगा, ठीक। अब सबसे पहला काम क्या है? जितनी बातें बोली उन सारी बातों को लिखो, ठीक, और फिर इस ग्राफ को बना लो। इतना काम कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे समझाता हूं क्या करना है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों ने ग्राफ बना लिया होगा। अब इस ग्राफ में आपको थोड़ी चीजें और देखनी है। ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, पर एनसीईआरटी एक बात खा गई है, क्या? दिस ग्राफ इज ओनली वैलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जेड वर्सेस पी के ग्राफ जो भी बनेंगे वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बनेंगे? ना ना ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा। एनसीईआरटी ने जो ये ग्राफ दिया है, दैट ग्राफ इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पर एनसीईआरटी ने ये वाली बात वहां मेंशन नहीं की। अच्छा, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे ये ग्राफ का नेचर अलग अलग हो सकता है, हाँ। तो जो एनसीईआरटी ने ग्राफ दिया वो 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया है, हाँ। तो जो हमें पढ़ना है वो 0 पे ही पढ़ना है, यस। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उसमें बोलेगा नहीं, लेकिन वो अंडरस्टूड होगा कि वो 0 पे पूछ रहा है, यस। क्लियर हो गई चारों बातें? इन बातों को भी लिख लेना, ठीक। अच्छा, अब आपको कुछ गैसेस दे रखी है, देखो, है ना, हर ग्राफ के आगे कुछ एक गैसेस लिखी हुई है। तो आपको ये गैसेस
डालनी है और इसी ऑर्डर में डालनी है। क्या बता रही है ये गैसेस? ये बता रही हैं कि CO2 में जो ग्राफ है वो सबसे नीचे जा रहा है, CH4 में उससे ऊपर जा रहा है, CO में उससे ऊपर जा रहा है, N2 में देखो बड़े ध्यान से, N2 में बड़े ध्यान से देखना, N2 में लो प्रेशर रीजन में ग्राफ जो है वो Z इज इक्वल टू 1 पर है। इसका मतलब N2 एक ऐसी जादुई गैस है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर लो प्रेशर रीजन में आइडियल गैस बिहेवियर शो कर देती है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हो तो वो क्या करती है, उसके अंदर रिपल्शन डोमिनेट हो जाते हैं। अच्छा, और दो गैसेस और देखिए, हीलियम और हाइड्रोजन। ये बदतमीज ऐसी गैस हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर कभी भी अट्रैक्शन शो ही नहीं करती, हमेशा क्या करती हैं, रिपल्शन शो करती हैं। इसीलिए आप देखोगे H2 और He रूम टेम्परेचर हो चाहे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, कभी भी आपको लिक्विफाइड फॉर्म में नहीं मिलेगी, है ना। ये लिक्विफाइड फॉर्म में कब मिलती है, -150 -200। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर इनके अंदर रिपल्शन डोमिनेट होता है, और अगर गैस के बीच में रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है तो गैस कभी पास पास आएगी क्या, नहीं। और अगर गैस पास नहीं आएगी तो बेटा लिक्विफाई कैसे करेगी। तो इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट 0 डिग्री सेल्सियस। पर चूंकि एनसीईआरटी ये वाली बात खा गई है कि ये ग्राफ 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो लोग ये मिसकंसेप्ट कर जाते हैं और ये बोल देते हैं कि H2 और He में हमेशा रिपल्शन डोमिनेट होता है। क्या ये बात सही है? अरे गलत है। अगर ये वाली बात सही होती तो लिक्विफाइड हाइड्रोजन नाम की दुनिया में कोई चीज ही नहीं होती। हाइड्रोजन को लिक्विफाई कैसे करोगे फिर? तो इसलिए हाइड्रोजन को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो अगर कोई कहे कि -150 या -200 डिग्री सेल्सियस पर H2 का कर्व बनाओ, तो मैं कहूंगा ये लो। अरे ऐसा कैसे आ गया H2 का कर्व? क्योंकि -150 डिग्री सेल्सियस पर H2 कैन बी लिक्विफाई। तो लो प्रेशर रीजन में अट्रैक्शन डोमिनेट, दैट्स व्हाई इट हैज बिकम इनटू द लिक्विफाइड फॉर्म, और हाई प्रेशर रीजन में इट विल बिकम गैस बिकॉज रिपल्शन इज डोमिनेट। क्या कहते हो भाई? बढ़िया लगा कंसेप्ट? मजा आया? ठीक। आपने फिजिक्स में एक बात पढ़ी होगी, सर स्लोप होता है dy/dx। बोलो भाई, ठीक। और स्लोप क्या बताता है? दो लाइन के बीच का थीटा, राइट? ठीक। और अगर मैं इस लाइन को नीचे लाता जाऊं, नीचे लाता जाऊं, नीचे लाता जाऊं, यहां आ गई, यहां आ गई, यहां आ गई, थीटा कम होता जाएगा, स्लोप क्या होता जाएगा? कम। और एक पॉइंट ऐसा आया जब ये लाइन नीचे आते आते इस लाइन के ऊपर ही लेट गई, तो थीटा क्या हो गया? 0। तो स्लोप क्या हो गया? अरे सर 0 हो गया स्लोप। इसका मतलब हर वर्टिकल पॉइंट, ये जो सबसे लोअर पॉइंट है, इस पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर कोई भी थीटा नहीं है, यानी कि इस पॉइंट पर dz/dp क्या है? 0। dz/dp क्या है ये? अरे y पर z है, x पर p है, तो dy/dx ही तो है। क्लियर हो गई बात? ठीक। तो इस ग्राफ के बारे में आशा करता हूं अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। सारी बातें लिखना इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ग्राफ के लोवेस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, इसकी वजह से स्लोप क्या हो जाता है? 0। हर गैस की जिंदगी में एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो लो प्रेशर रीजन में अट्रैक्शन डोमिनेट कराती है अपने अंदर। फिर जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते चलते हो, अट्रैक्शन कम होता जाता है, रिपल्शन बढ़ता जाता है। एक ऐसी कंडीशन आती है जब हर गैस किसी ना किसी प्रेशर पर आइडियल बन जाती है, और फिर उससे ज्यादा अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वो रियल की तरह बिहेव करती है और उसके अंदर रिपल्शन डोमिनेट करने लगते हैं। और अलग अलग गैस के लिए ग्राफ अलग अलग आता है, बस आपको इतनी गैस के लिए याद करना है। अभी मैं ये भी रीजन दूंगा ये CO2 का ग्राफ सबसे नीचे डिप क्यों गई, है ना, CO की इतनी क्यों गई, N2 यहीं क्यों लटक गया, CH4 यहाँ क्यों आया, ये सब बात करेंगे। ठीक, चलो कुछ और बातें कर लेते हैं। अरे क्वेश्चन आ गया, चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। पुराने फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करना है, पुराने नियम है हमारे, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डेंसिटी दे रखी है आपको किसी सब्सटेंस की,
कितनी 0.36 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मोलर मास भी दे रखा है, ठीक है। अच्छा प्रेशर भी दे रखा है, ओहो, अरे टेम्परेचर भी दे रखा है, वाह। जेड निकालना है, जेड का एक ही तो फॉर्मूला था, पी वी एम अपॉन आर टी। ये बी एम क्या था, अरे सर मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम क्या होता है सर, एक मोल का वॉल्यूम। एक मोल का वॉल्यूम मतलब सर मोलर मास का वॉल्यूम, और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अरे सर मोलर मास ही तो दे रखा है, वाह। तो इसका मतलब क्या मैं मोलर वॉल्यूम को लिख सकता हूं, वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। अच्छा तो मोलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, मास की जगह मोलर मास कर दो, मोलर मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी भी किसकी, अरे उतनी सर एक मोल की डेंसिटी, ओके ठीक। तो Z निकालना है, प्रेशर दिया है 1, तो R की वैल्यू क्या लगेगी 0.0821, वाह। वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी 18 अपॉन डेंसिटी कितनी है 0.36, पर क्या आप देख सकते हैं ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, इनटू क्या करना है टेम्परेचर, टेम्परेचर नीचे आएगा कितना है 500, इसको सॉल्व कर लें आंसर निकाल लें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 0.0821 को आप क्या लिख सकते हो 1/12, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। चलिए वाह, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, वीडियो को पॉज कर दें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1 लीटर ऑफ गैस है इतने टेम्परेचर पर, अच्छा, और इतने प्रेशर पर, वाह। उसको कंप्रेस किया है आपने, और कंप्रेस करके प्रेशर इतना कर दिया, अरे, और टेम्परेचर इतना कर दिया, ओके, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपका 1.2 से 1.6 हो गया, तो बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ होगा, तो सर Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स P1 अपॉन R T1 इंटू P2 अपॉन R T2, R से R कैंसिल, Z1 कितना है 1.2, Z2 कितना है 1.6, P1 कितना है 300, T1 कितना है 400, V1 कितना है 1, ओके, T2 कितना है 200, P2 कितना है 600, V निकालना है, निकाल लोगे, यस सर, V निकाल लीजिएगा, ओके। चलो ठीक, अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं, जो अभी हमने पीछे ग्राफ में पढ़ा ना, जरा उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं। अब ये जो मैथमेटिक्स में आपको दिखाऊंगा ना, इसमें थोड़ी डेरिवेशन दिखाऊंगा, डेरिवेशन अच्छे लगे तो नोट कर लेना, नहीं तो फाइनल रिजल्ट तो आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो हम वेंडरवॉल गैस के पास चलते हैं, वेंडरवॉल गैस मतलब रियल गैस के पास, राइट। तो रियल गैस के पास हमने दो बिहेवियर देखे थे, लो प्रेशर रीजन में कमान क्या होता है, जेड की वैल्यू लेस देन 1 आती है और अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाता है, और हाई प्रेशर रीजन में क्या होता है, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है और रिपल्शन डोमिनेट हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब प्रेशर बहुत हाई नहीं है, अगर प्रेशर हाई नहीं है तो इसका मतलब वॉल्यूम हाई होगा, ठीक। वंडरवॉल इक्वेशन याद है, यस सर। अगर मैंने आपसे कहा इसमें वॉल्यूम बहुत हाई है, तो मैं कह सकता हूँ Vm की वैल्यू बहुत हाई है, और अगर Vm की वैल्यू बहुत हाई है तो Vm के सामने B की वैल्यू हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अरे किसी ने आपको 1 करोड़ रुपया दिया और उसमें से 10 रुपए ले लिए, तो आप गरीब हो गए क्या, नहीं, आप कहोगे जा ना ले जा, ले 10 की जगह 100 ले, तू यार खुश रह, ठीक। ओके, तो क्या मैं V को नेगलेक्ट कर दूं, कर दो सर, ठीक। तो इक्वेशन क्या बनेगी, P प्लस A अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू वी एम इक्वल्स आर टी, वी एम का अंदर मल्टीप्लाई करने का मन कर रहा है मेरा, पी वी एम प्लस ए अपॉन वी एम इक्वल्स आर टी, मन कर रहा है आर टी से डिवाइड भी दे दूं, सर दे दो, पी वी एम अपॉन आर टी प्लस ए अपॉन वी एम आर टी इक्वल्स आर टी अपॉन आर टी, वाह ये तो 1 हो गया, और पी वी एम अपॉन आर टी क्या होता है जेड, जेड इक्वल्स 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी, दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन विच यू हैव टू लर्न थॉरली। लर्न मतलब लर्न होता है, प्रेशर जब हाई ना हो तो Z की वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बड़े काम की वैल्यू है, अगर याद नहीं हुई तो माता रानी पाप लगाएगी, ठीक।
तो क्या आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है क्या सर, ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो जेड की वैल्यू कम हो जाएगी। कैसे? मान लो बीएमआरटी की वैल्यू कुछ कांस्टेंट है, लेट्स सपोज 1 है, ठीक। और ए की वैल्यू पहले आई आपकी 0.8, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 0.2। ए की वैल्यू करी आपने 0.6, तो जेड की वैल्यू आई 0.4। इसका मतलब ए की वैल्यू कम कर रहे हो तो जेड की वैल्यू बढ़ रही है, ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो जेड की वैल्यू कम होगी। ओके, ठीक। और क्या आपको ये दिखाई दे रहा है a अपॉन बी एम अपॉन आर टी, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो जेड की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब जब प्रेशर हाई नहीं होगा, यानी कि प्रेशर बहुत कम होगा, तो जेड की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। और गैस कैसी होगी? रियल होगी, और उसको आप कंप्रेस कर पाओगे बिकॉज उसके अंदर अट्रैक्शन डोमिनेट होगा। ठीक। अच्छा, एक बात और बोली मैंने क्या, कि लो प्रेशर रीजन में जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ओके, चलो ग्राफ पर चलते हैं सर। ध्यान से देखो जरा, यहां पर Z1 है, थोड़ा नीचे गए Z1 से थोड़ा कम हो जाएगा, लेट सपोज 0.8 हो गया, और नीचे गए थोड़ा और कम हो जाएगा, लेट सपोज 0.6 हो गया, और नीचे गए थोड़ा और कम हो जाएगा, लेट सपोज 0.4 हो गया। नीचे जाने पर Z डिक्रीज हो रहा है तो A इंक्रीज होगा। क्लियर? ए क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक। याद करो, मैंने आपको ए का ऑर्डर लिखवाया था। ए के ऑर्डर में हम लोगों ने कुछ बातें करी थी गैसेस के बारे में, कि किसका ए ज्यादा होगा, किसका ए कम होगा। उस ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो CO2 का ए ज्यादा था, CH4 का ए कम था। ग्राफ से भी समझ में आ गया सर, CO2 का ए ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब CO2 का ग्राफ सबसे नीचे आएगा, यानी कि CO2 का Z सबसे ज्यादा कम होगा। किस रीजन में? लो प्रेशर रीजन में। केवल हाई प्रेशर रीजन में नहीं, केवल लो प्रेशर रीजन में। क्यों? क्योंकि हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है सर अभी। क्लियर है भाई? चलो ठीक, तो इसको फिर से देख लेते हैं। जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो मेरे पास 3 गैस हैं, ए बी और सी। मैंने आपसे पूछा किसका जेड ज्यादा होगा, आपने कहा सर जेड ऑफ ए गैस ज्यादा होगा, बी गैस कम होगा, सी गैस और कम होगा। इसका मतलब अट्रैक्शन सी गैस में ज्यादा डोमिनेट है, बी में उससे कम है और ए में उससे कम है। ओके, ये ग्राफ 4 टेम्परेचर पर बनाया गया, ठीक है। ओके, मैंने आपसे पूछा एक बात बताओ, जैसे सपोज किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए ये ग्राफ है। अभी तो मैंने क्या किया, एक सेम टेम्परेचर पर 3 गैस के लिए बना दिया, ए बी सी के लिए, तो ऑर्डर ये आया। क्लियर है ना? ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, गैस सेम रख रहा हूं कि ए बी और सी तीनों गैसेस क्या हैं? सेम है, ठीक है। लेकिन मैं टेम्परेचर अलग कर दे रहा हूं। टेम्परेचर क्या कर रहा हूं? अलग अलग कर दे रहा हूं। एक बार मैंने गैस ली T2 टेम्परेचर पर, एक बार गैस ली T3 टेम्परेचर पर, और एक बार गैस ली T4 टेम्परेचर पर, और ग्राफ कुछ इस तरीके का आया। ठीक है, तो अब जेड के बारे में बताओ। तो जेड तो सब सेम ही है, लो प्रेशर रीजन में हो आप तो जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। चाहे अलग अलग गैस ले लो, चाहे सेम गैस ले लो, अलग अलग टेम्परेचर पर जेड और ए तो अभी जो आपने सिखाया वही रहेगा। ठीक, लेकिन अगर आपने अलग अलग टेम्परेचर लिया है तो उसमें कोई टेम्परेचर कम होगा और कोई टेम्परेचर ज्यादा होगा। वो कैसे पता लगाएंगे? तो उसका सिंपल सा लॉजिक है ये, जितनी ज्यादा डिप आए ना ग्राफ में उतना कम टेम्परेचर है। अच्छा, तो जैसे सी की डिप सबसे ज्यादा है, बी की डिप उससे कम है, ए की डिप सबसे कम है। अरे और देखो T1 में तो डिप ही नहीं है। अरे फिर तो अगर किसी में डिप ही नहीं है तो उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, और जिसमें डिप है सबसे ज्यादा डिप है यानी कि सी, उसका टेम्परेचर सबसे कम। तो सी देखो T4 पे है ना, बी कहाँ है? T3 पे, ए कहाँ है? T2 पे। ठीक, तो T1 T2 T3 और T4। वाह ठीक, ओके ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए, ये जो बातें बोली ना, ये एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ये दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ये तीसरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का।
ये सब 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता होंगे तो 4 मार्क्स चले जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाई प्रेशर रीजन में चलते हैं। जब हाई प्रेशर होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। और सर अगर वॉल्यूम कम होगा तो A अपॉन Vm की वैल्यू क्या होगी? A अपॉन Vm की वैल्यू भी तो कम ही होगी या ज्यादा होगी? सर A अपॉन Vm की वैल्यू तो ज्यादा होगी। ठीक, अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पर ना अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं आता है तो आप इसको जब लॉजिक से करोगे ना तो गलत ही करोगे। ये मतलब शॉर्ट है, ये गलत ही लॉजिक से होने वाला है। क्यों? अब बड़े ध्यान से समझना। देखो, अगर प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। और अगर वॉल्यूम कम है तो 1 अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। राइट? अच्छा, अब प्रेशर भी ज्यादा है और A अपॉन Vm स्क्वायर भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि Vm कम है। तो जब ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा तो A अपॉन Vm स्क्वायर को नेगलेक्ट थोड़ी कर सकते हो आप। सर ज्यादा दोनों ही है, एक के पास 1 करोड़ है, दूसरे के पास भी 1 करोड़ है, ऐसा लग रहा है। ठीक, एक्चुअल में प्रेशर जितना ज्यादा है ना उतना ज्यादा A अपॉन Vm स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। अरे सर क्या ये ऐसा हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए तो आपको मैंने बोला कि ये रिजल्ट आपको लर्न रखने हैं। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में लॉजिक से डेरिवेशन करने गए ना तो फंस जाओगे। तो सर ये लोगों ने सोचा कैसे होगा? कुछ नहीं सोचा, फर्जीवाड़ा है। क्यों? आंसर तो आपको पता ही था ना। जब जेड ग्रेटर देन 1 आएगा तो क्या होगा? रिपल्शन डोमिनेट, गैस इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस। तो जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा कैसे लाऊं? वो रिलेशन तो बनाना पड़ेगा ना। तो लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाए कि अगर ऐसा कर दें, इसको नेगलेक्ट करके देखते हैं, चलो अच्छा लग रहा है, हाँ चलो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, वाह आ गई जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा, हाँ आ गई, इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेशन बढ़िया है। तो एट हाई प्रेशर पे क्या होगा? A अपॉन Vm स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो फिर से P का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा? PVm माइनस PV इक्वल्स RT। मेरा फिर से मन कर रहा है सर कि मैं RT से क्या कर दूं? डिवाइड, ये हो गया 1, ये हो गया Z। तो Z इक्वल्स 1 प्लस PV अपॉन RT एंड PV अपॉन RT is always positive, so Z will be always greater than 1। ठीक। अच्छा सर एक चीज नहीं समझ में आई, ये Z लेस देन 1 होगा तो उसमें अट्रैक्शन डोमिनेट होंगे, Z ग्रेटर देन 1 होगा तो उसमें रिपल्शन डोमिनेट होंगे, ये कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हो आप? मैंने कहा बेटा देख, जब लो प्रेशर रीजन में था ना तू, तो तेरे पास केवल Z के एक्सप्रेशन में A ही आया, B तो गायब हो गया, और B इज बिकॉज ऑफ रिपल्शन, A डिनोट्स अट्रैक्शन। इसका मतलब जब Z लो रीजन में कैलकुलेट करेंगे प्रेशर के तो केवल A आ रहा है, A आ रहा है मतलब केवल अट्रैक्शन आ रहा है। वाह। और जब आप हाई रीजन में गए तो A गायब हो गया, केवल क्या आया? B एंड B इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपल्शन। वाह सर, इसलिए क्या हो रहा है? रिपल्शन। ठीक, तो इसका मतलब जब Z ग्रेटर देन 1 होगा तो गैस इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस। तो लो प्रेशर रीजन में हो गया और हाई प्रेशर रीजन में हो गया। अब लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर चलते हैं। सर ये तो वही कंडीशन है ना जो पिछली क्लास में लास्ट टॉपिक आपने पढ़ाया था। अरे pressure tends to zero and temperature tends to infinite। इस समय पर तो सर PVM is equals to RT, that is our ideal condition। हम कुछ नहीं सुनेंगे इसके आगे। ठीक ठीक है, तो हमने तीनों कंडीशन पढ़ ली, एक बार रिवाइज करते हैं। लो प्रेशर रीजन पर Z आता है 1 माइनस A अपॉन Vm RT। ये रटे हुए होना चाहिए, कैसे? जैसे मुझे याद है, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PV अपॉन RT। सर आपने कैसे याद किए? मैंने भी बचपन में ऐसे ही रट्टा मारा था जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ रटने को। और तीसरी कंडीशन, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर PVM इज इक्वल टू RT। ओहो वाह, क्वेश्चन जेई 2019 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। आशा करते हैं आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको एक ग्राफ बनाया गया है, ठीक, और एक इक्वेशन ऑफ स्टेट दे रखी है। अच्छा, P इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस V। इसमें उन्होंने ग्राफ बनाया है किसके बीच में? Z वर्सेस P। अरे इसमें Z तो है ही नहीं सर, चलो Z लेके आते हैं, कहाँ से लेके आए देखते हैं। PV माइनस PV इज इक्वल टू RT लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, अरे सर RT से डिवाइड दे दूँ? हाँ, डेरिवेशन से क्वेश्चन पूछा, देखो RT RT और RT,
ये हो गया z इक्वल्स 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। ओके, जेड वर्सेस किसका ग्राफ बनाया है? पी का। तो जेड वर्सेस पी के ग्राफ में स्लोप क्या आएगा? स्लोप आएगा बी अपॉन आर टी। और आर और टी तो सबके लिए क्या होंगे? कांस्टेंट। तो स्लोप किस पर डिपेंड करेगा? बी पर। और बी क्या होता है? बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वही याद करो 4/3 पाई आर क्यूब, याद आया? को वॉल्यूम पढ़ाया था, राइट? यानी कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज, सो बी इंक्रीज। ओके, हीना, नीना और करीना का जेरोक्स, जेरोक्स सबसे नीचे आ रहा है, यानी कि आंसर हो गया ए। इतना जल्दी कर दिया? हाँ, रटा हुआ था ना मुझे, आप भी रट लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज, शुरू हो जाए। ठीक, आपसे कह रहा है आपको पीवी वर्सेस 1/v में कर्व दिया गया है। ठीक, और b की वैल्यू क्या है? 0। अरे सर, v की वैल्यू 0 कब आती थी? जब 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 b की वैल्यू 0 तब आती थी जब ग्राफ ये होता था। क्या कहते हो भाई? सही बात है। ठीक, b की वैल्यू 0, इसका मतलब z के टर्म में केवल a है। देख रहे हो, डेरिवेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये रिलेशन कब आया था? जब वॉल्यूम बहुत लार्ज हो। और जब वॉल्यूम बहुत लार्ज था तो इक्वेशन क्या बनी थी? pvm प्लस a/vm इक्वल्स आर टी। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं pv इज इक्वल्स टू आर टी माइनस a/vm? तो क्या मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू c माइनस mx? y क्या है? pv। x क्या है? 1/vm। ग्राफ बनाया है, देखो, कह रहा है pv वर्सेस 1/v का ग्राफ है। pv वर्सेस 1/v का, तो pv इक्वल्स आर टी माइनस a/v। ये कौन सा v है? vm। वाह, हमसे कह रहा है क्या बताओ? ए क्या है? स्लोप। और स्लोप क्या होता है सर? y/x। स्लोप क्या होता है? y/x। तो y/x कर लेते हैं। ठीक, 2x चुन लो जो आपका मन करे। सर मेरा मन कर रहा है मैं ये दोनों x चुनूंगा। तो इस पर y की वैल्यू, 2 पे y की वैल्यू क्या है? 21.6। 3 पे क्या है? 20.1। ठीक, तो y2 माइनस y1, स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट? दैट इज dy/dx या डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ठीक है, y2 कितना है? y2 है 3 पर, कितना है? 3 पर, 3 पर, 3 पर। स्लोप आपका माइनस ए है ना? माइनस ए। ठीक, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। ओके, तो x2 देख लेते हैं। x2 किसको मान रहे हो? चलो 3 को मान लो, तो 3 माइनस 2। ठीक, तो ऊपर क्या आएगा? y2 कितना है? 20.1 माइनस 21.6। तो ये कितना आ गया? 6 में से 1 गए 5, 1.5 अपॉन 1। ये माइनस का आया, तो दैट इज अवर माइनस ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5। अरे वाह, ये आंसर हो गया। हाँ, ये जेई का क्वेश्चन है। ठीक, आंसर क्या हो गया? 1.5। अरे सर हमारा मन है, हम नहीं ले रहे, हम तो ये लेंगे, ये वाली और ये वाली। ओके, तो मैंने कहा 2 माइनस 0 कर दो। 2 पे कितना है? 21.6। ओके, और 0 पे कितना है? 24.6। ठीक है, कितना आ गया? 3/2। कितना आ गया? 1.5। अरे ये तो फिर से 1.5 आ गया। अच्छा सर, मजाक कर रहे हो? हमारा मन है सर हम तो 3 और 0 लेंगे, तो ले लो। 3 पर कितना है? 20.1। 0 पे कितना है? 24.6 अपॉन 3 माइनस 0। ओके, तो ये कितना हो गया? ये हो गया, कितना हो गया? 4.5 अपॉन 3। अरे वाह, ये तो फिर से 1.5 आ गया। अब तो मान ही लो सर 1.5 ही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, अब जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो बहुत इजी है। ठीक, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है इनमें। ठीक,
लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं। तो जो डेफिनेशन में लिखवाऊं वो लिखिएगा, जहां जहां मैं अंडरलाइन करने को बोलूं वहां वहां अंडरलाइन करिएगा, और जो जो फॉर्मूले बोलूं वो रट लेना, क्योंकि वो नीट और जेई में 4-4 मार्क्स में डायरेक्ट पूछे गए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब टॉपिक इजी है? यस। और इजी टॉपिक अक्सर लोग गलत पढ़ाते हैं, तो उसके लिए आपको अग्रिम सर से पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल्स पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले ये क्या है? ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर, एट विच पर अंडरलाइन कर लो, ये वो टेम्परेचर है जिस पर रियल गैस आइडियल गैस के बिहेवियर को या आइडियल गैस के लॉस को फॉलो करती है हमेशा। ना 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 ना। दूसरी बात, ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, एक खास रेंज ऑफ प्रेशर पर, है ना, कि भाई 2 एटीएम से 5 एटीएम तक, इस टेम्परेचर पर ये रियल गैस आइडियल बन जाएगी। अगर प्रेशर रेंज चेंज कर दी और टेम्परेचर सेम रहने दिया तो भी आइडियल रहेगी? ना 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 ना। तो एक कोई खास टेम्परेचर, एक जादुई टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडियल गैस बन जाए एक खास प्रेशर रेंज में, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। याद करो N2 को। N2 की आत्मा आपके शरीर में आ चुकी है और वो कह रही है, बेटा ध्यान से देख, एक टेम्परेचर था जिसमें एक खास रेंज ऑफ प्रेशर में मैं आइडियल की तरह बिहेव कर रही थी, और जैसी तूने प्रेशर को बढ़ाया उसी सेम टेम्परेचर पर देख मैं रियल बन गई और मेरे अंदर रिपल्शन आ गया। राइट? तो इसका मतलब दिस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये N2 गैस इस एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर में किसकी तरह बिहेव कर रही थी? आइडियल गैस की तरह। दिस टेम्परेचर इज बॉयल्स टेम्परेचर, डिनोटेड बाय टीबी। ट्यूबरकुलोसिस नहीं, टीबी। ठीक। टीबी कैसे निकालेंगे? A/RB। ए किसी भी गैस का फिक्स होता है? यस। बी किसी भी गैस का फिक्स होता है? यस। और आर की वैल्यू तो सर फिक्स होती ही है। इसका मतलब हर गैस का टीबी फिक्स है? यस। हर गैस का टीबी फिक्स होता है। किसी भी गैस पे प्रेशर लगाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, वॉल्यूम बढ़ाने से, मोल्स कम करने से, कुछ भी करने से क्या गैस का बॉयल्स टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं। क्लियर है? गैस फिक्स तो बॉयल्स टेम्परेचर फिक्स। साफ साफ लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये बकवास बात है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, समझ आ जाए तो गुड, नहीं तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक। अच्छा, एक लाइन लिखी है, शुद्ध हिंदी में लिखी है, इस लाइन को शुद्ध हिंदी में लिखेंगे और एज इट इज याद करेंगे। क्या? वो गैस पहले आइडियल गैस बिहेवियर अचीव करेगी जिसकी A/V की वैल्यू कम होगी। क्या मतलब है इसका? एक गैस दे रखी है आपको A, इसकी A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 4। एक गैस है B, इसकी A की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू है 9। तो A/V की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। A/V की वैल्यू क्या हो गई? 1/3। अच्छा, A/B की वैल्यू कम किसकी है? सर इसकी। इसका मतलब पहले कौन सी गैस आइडियल गैस बन जाएगी? B। बस इतना ही है। तो आपको गैसेस दे रखी होंगी, उनकी A और B की वैल्यू दे रखी होंगी, डिवाइड दे के देख लेना, जिसकी वैल्यू कम आए वो गैस पहले आइडियल गैस बिहेवियर अचीव करेगी। सिंपल है ना? हाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अगली बात, मोर द पोलैरिटी ऑफ द गैस मोर विल बी द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। इसका मतलब क्या है? एक बात बताओ, आइडियल गैस के अंदर कोई अट्रैक्शन रिपल्शन तो थे नहीं? हाँ। लेकिन अगर गैस के अंदर पोलैरिटी आएगी तो गैस अट्रैक्ट करेगी ना एक दूसरे को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन-डर-वाल्स फोर्सेस, सब कुछ क्यों थे? ड्यू टू पोलैरिटी। ओके, इसका मतलब फिर वो आइडियल नहीं रही ना? हाँ, वो आइडियल गैस से डिविएट कर गई ना? यस। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा रियल गैस बिहेवियर, या उतना आइडियल गैस बिहेवियर से दूर चली जाएगी। ओके। नीट 2013 आपसे पूछा है सबसे ज्यादा डेविएशन आइडियल गैस बिहेवियर से किस में होगा? वीडियो को पॉज करें, आंसर बताएं। सर एक ही गैस है जो पोलर है, सी।
खत्म बात। N2 नॉन पोलर, CH4 नॉन पोलर, H2 नॉन पोलर। डाइएटॉमिक गैस आर ऑलवेज नॉन पोलर, और CH4 तो टेट्राहेड्रल है। सराउंडिंग एटम सेम है, हमने पोलैरिटी में बात करी थी डाइपोल मोमेंट के अंदर। वाओ, फैशनेबल नेम, एंड्रयूज आइसोथर्म। सबसे टफ टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक, जो मुझे नहीं लगता आपको शायद कभी समझ आएगा, पर आज की क्लास के बाद ये टॉपिक आपका फेवरेट बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इस टॉपिक को। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा ग्राफ दिखाऊंगा, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है ना। मैं आपको एंड्रयूज आइसोथर्म पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी के पास एनसीईआरटी होगी। मैं अभी वीडियो में पूरे टॉपिक को समझाऊंगा, फिर उसके बाद कहूंगा आपसे वीडियो को पॉज करो और एनसीईआरटी से लिक्विफिकेशन ऑफ गैस दैट इज एंड्रयूज आइसोथर्म को रीड करो। आपको वीडियो को पॉज करना है और एंड्रयूज आइसोथर्म को रीड करना है, राइट? अभी नहीं, जब मैं बोलूं तब। इट इज अ वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एनसीईआरटी से अभी पढ़ोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके पढ़ने का, ठीक। लेकिन जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद ये टॉपिक आपका फेवरेट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक। मान लो आपके पास एक डब्बा है। सर हम डब्बा हैं? नहीं, आपके पास एक डब्बा है, ठीक। उसमें आपने एक पिस्टन लगा दी। ये पिस्टन क्या होता है? ऐसे करके एक डंडा सा लगा दिया, इसको आप होल्ड करके नीचे दबा सकते हो, ऊपर दबा सकते हो, नीचे दबा सकते हो, ऊपर दबा सकते हो, ठीक है। इसके अंदर गैस भरी थी। वाह, गैस भरी है, ठीक। आपने इस डब्बे का टेम्परेचर कर दिया फिक्स। डब्बे का टेम्परेचर क्या कर दिया? फिक्स, ओके। और आपने ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू किया, यानी कि आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। तो क्या होगा? पिस्टन नीचे जाएगा। थोड़ी देर बाद मान लो ये पिस्टन यहां पहुंच गया। अब ये पिस्टन कहां आ गया? यहां, इतना नीचे आ गया, ठीक। तो गैस कंप्रेस हुई होगी ना, गैस का वॉल्यूम कम हो गया होगा। अरे हाँ सर, ऑब्वियसली, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है, सॉरी, प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कुछ याद आ रहा है? सर एक लॉ पढ़ा था हमने, कौन सा? बॉयल्स लॉ। क्या कहता था वो? कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसा आता है। क्या है ये? कुछ नहीं है, ये कंडीशन बताई है मैंने। क्या? कि एक समय था जब वॉल्यूम हाई था और प्रेशर कम था। देखो, यानी कि जब पिस्टन यहां पर थी, फिर मैंने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन कैसे कम हुआ? आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो बॉयल्स लॉ का कर्व ऐसा ही आता था, ठीक। कब तक कम होगा सर ये? मैं बढ़ाता गया प्रेशर, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, तब तक जब तक पहली लिक्विड की ड्रॉप नहीं बन गई, तब तक। यानी कि मैं प्रेशर बढ़ा रहा था, बढ़ा रहा था, बढ़ा रहा था, एक ऐसा प्रेशर आया जब लिक्विड की पहली ड्रॉप बनी। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहा था, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ रहे थे। एक समय ऐसा हुआ जब गैस के मॉलिक्यूल इतना पास आ गए कि वो लिक्विड बन गई। ओके, अच्छा सर, इसीलिए टॉपिक का नाम है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। हाँ, ठीक। अब क्या होगा? तो फिर से एक पिक्चर को देखते हैं। ये डब्बा था, हाँ ये डब्बा था। हम प्रेशर बढ़ाते गए, एक पॉइंट आया जब यहां पर आकर पिस्टन रुक गया। क्यों? क्योंकि पहली गैस, मतलब हमने रोक दिया पिस्टन को, क्यों? क्योंकि यहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल थे ना, ये सारे लिक्विड बन गए। अच्छा, क्या लिक्विड हवा में तैर सकता है? नहीं, जैसे ही ये गैस लिक्विड बनेगी ये गिर जाएगी, टप। ये गैस भी टप, ये गैस भी टपा, टप 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 टप। अच्छा, यानी कि ये जो एरिया था ये खाली हो गया। क्यों? अरे सर, क्योंकि जो गैस थी ना वो लिक्विड बन गई, और लिक्विड हवा में उड़ नहीं सकता, वो नीचे आके बैठ जाएगा। और ये जो एरिया, जिस एरिया की गैस लिक्विड बनी ना, वो एरिया खाली हो जाएगा। इसका मतलब इस एरिया में प्रेशर
बहुत इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए क्या हो जाएगा, जीरो। और बाहर से तो आपने प्रेशर लगा रखा था, अगर बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर जीरो हो गया, पिस्टन तेजी से नीचे भागेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर इक्विलिब्रियम बनाना है सर इसको, प्रेशर इक्विलिब्रियम बनाना है। क्या आपने बाहर से प्रेशर बढ़ाया था? नहीं सर, प्रेशर तो हमने बाहर से उतना ही रख रखा था, बदतमीज पिस्टन खुद नीचे भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि सर रास्ता खाली हो गया था, जगह मिल गई थी पिस्टन को, पिस्टन निकल लिया। ठीक, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहा लेकिन वॉल्यूम कम हो गया। अरे वाह, प्रेशर कांस्टेंट रहा क्योंकि मैंने बाहर से बढ़ाया नहीं था। ओके, फिर क्या होगा? अब सर ना पिस्टन यहां आ जाएगा इस पोजीशन पे, और जैसे ही पिस्टन इस पोजीशन पे आएगा, अब जो यहां वाली गैस थी इन पे प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। कौन सा प्रेशर? ये वाला जो इंक्रीज किया था। ठीक, अब क्या होगा? अरे सर अब ये गैस लिक्विड बन जाएगी। हैं सही में? ओके, और जैसे ये गैस लिक्विड बनेगी क्या होगा? टपा टप 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 टप, ये नीचे चली गई। नीचे चलेगी तो क्या होगा? सर ये वाला एरिया खाली हो गया, और ये एरिया खाली हो गया तो पिस्टन फिर से बदतमीज खुद से नीचे आ जाएगा। इसका मतलब फिर से प्रेशर कम हो गया, मतलब सॉरी वॉल्यूम कम हो गया, और प्रेशर क्या रहा? कांस्टेंट। कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा सर? देखो, पिस्टन फिर नीचे आया, फिर गैस से टकराएगा, गैस को फिर से लिक्विड बनाएगा, लिक्विड फिर से टप नीचे जाएगा, फिर से खाली जगह होगी, फिर पिस्टन नीचे जाएगा। कब तक जाता रहेगा? जब तक कंटेनर से पूरी गैस खत्म ना हो जाए। राइट? ठीक, तो मैंने मान लिया ये प्रेशर तब तक कम होता रहा जब तक पूरी गैस लिक्विड में नहीं बदल गई। ठीक, तो इस पॉइंट पर यानी कि इस पूरे रीजन में क्या था हमारे पास? गैस था। लेकिन इस पूरे रीजन में क्या था हमारे पास? लिक्विड और वेपर दोनों थे, या लिक्विड और गैस दोनों थी। सही है ना? केवल लिक्विड होता तो नहीं कह सकते। लेकिन इस पॉइंट पर जाकर क्या हुआ? इस पॉइंट पर जाकर कुछ ऐसा हुआ कि सारी जितनी गैस थी सब किस में बदल गई? लिक्विड में। ठीक, सर मेरा मन नहीं मान रहा। किस बात के लिए बेटा? सर मेरा मन है थोड़ा प्रेशर और बढ़ा लूं। मैंने कहा तेरी मर्जी। सर एक काम करते हैं, थोड़ा नहीं, इस पिस्टन के ऊपर ना हाथी को ले जाके बैठा देते हैं। मैंने कहा उससे क्या होगा? सर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? हाथी सर भारी होता है ना, इसलिए उसका फोर्स ज्यादा है, उसके अंदर मास ज्यादा है, तो उसका फोर्स अपॉन एरिया भी ज्यादा होगा, है ना? हाँ, तो उसका प्रेशर भी ज्यादा ही होगा ना। हाँ, मैंने कहा बात तो ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा? सर ऐसा लग रहा है ये पिस्टन ना पूरी नीचे दब जाएगी, पानी पूरा कुचल जाएगा। मैंने कहा ठीक, बैठा के देखो हाथी को। तो हमने हाथी बैठा दिया। फिर क्या हुआ? देखना, बड़े ध्यान से देखना। ये क्या हुआ? सर प्रेशर देखो मैंने कितना बढ़ा दिया, इतना सारा, और वॉल्यूम देखो कितना कम कम हुआ है। ये तो चीटिंग है। यानी कि हमारा हाथी पतला था, मैंने कहा मोटा हाथी लेके आओ, मोटा हाथी लेके आया, फिर भी इतना ही चेंज आया। ये क्या हो रहा है? यहां से आपको पता चल रहा है क्या? लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बात सिखाई थी कि आप कभी भी लिक्विड को कंप्रेस करके सॉलिड में नहीं बदल सकते। गैस को लिक्विड में बदला जा सकता है प्रेशर बढ़ाकर, लेकिन कभी भी लिक्विड को प्रेशर लगाकर सॉलिड में नहीं बदला जा सकता। इसीलिए आप बर्फ जमाने के लिए फ्रीजर का यूज करते हो। नहीं तो कितना अच्छा होता ना, हम भगोने में पानी रखते और उसके ऊपर पिस्टन लगा के उस भगोने के ऊपर बैठ जाते, और थोड़ी देर बाद क्या होता? वो भगोने का पानी पूरा सॉलिड हो जाता। वाह नाइस, इलेक्ट्रिसिटी बच जाती। पर ऐसा नहीं होता। सो सैड, आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से आपको क्या पता चला कि इस पूरे रीजन में वी हैव ओनली लिक्विड। सही है? दिस ग्राफ इज नोन एज एंड्रयूज आइसोथर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्म? दिस ग्राफ इज टोटली वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टेम्परेचर क्या था? सेम।
आशा करते हैं आपको ये ग्राफ समझ आया होगा। क्या ये खत्म हो गया? अरे नहीं, ये तो शुरुआत थी। ठीक, अब मैं क्या चाह रहा हूं सर, मेरा मन है क्या सर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा लें, मतलब एक काम करते हैं, पूरी प्रोसेस को ना दोबारा से करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा लेकिन टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। मैंने कहा ठीक है, कर लो। पूरी प्रोसेस को दोबारा से किया गया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के पूरा ग्राफ एज इट इज आया। पर क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर उठ गया ग्राफ, बस। पूरा ग्राफ एज इट इज आया, थोड़ा सा ऊपर उठ गया। फिर दोबारा से कराई प्रोसेस, तो पहले ऐसे आया था, अब ऐसे आया, फिर और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया तो अब की बार ऐसा आ गया, फिर थोड़ा बढ़ाया तो अब ऐसा आ गया, फिर थोड़ा बढ़ाया अब ऐसा आ गया, फिर थोड़ा बढ़ाया ऐसा आया, फिर थोड़ा बढ़ाया ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया। कुछ नोटिस हो रहा है सर? क्या, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, क्या देखें सर इसमें, गायब हो रही है। और एक पॉइंट ऐसा आया जब हॉरिजॉन्टल लाइन बनी ही नहीं। क्या मतलब है इस बात का? ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बन रही थी? क्योंकि गैस लिक्विड में चेंज हो रही थी। क्या कहना चाह रहे हो? एक टेम्परेचर ऐसा आएगा गैस की दुनिया में जब आप कितना भी प्रेशर लगा लो, गैस बदतमीज लिक्विड नहीं बनेगी। ओह वाओ, ये तो कुछ क्रिटिकल कंडीशन लग रही है सर। गैस के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा ये तो, वो बेचारी कभी भी लिक्विड में ही नहीं बदल सकती। मैंने कहा हाँ, तो एक काम करते हैं सर, इस टेम्परेचर को नाम दे देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा लग रहा है ना सुनने में? यस। तो अब हम डिफाइन करेंगे एक टेम्परेचर जिसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। एक टेम्परेचर डिफाइन किया था बॉयल्स टेम्परेचर, अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। टेंशन ना लें, अभी सारे क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, ये मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक, एक बार जरा इस ग्राफ को निहारते हैं, है ना। अब जैसे जैसे मैं दिखाऊं इस ग्राफ को, बस वैसे वैसे देखना है आपको। चलो देखो, ये सबसे लो टेम्परेचर है ये वाला, ये इसको मैं T1 बोल देता हूँ, है ना। इस टेम्परेचर पर क्या हुआ, ये ग्राफ देखो ऊपर गया, फिर ऐसे गया और फिर ये ऐसे चला गया। ब्लू लाइन कंप्लीट। ठीक, फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, T2 कर दिया। अब ये ग्राफ कुछ ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। ठीक, तो देखो पहले टेम्परेचर 13.1 था, उसके बाद 21.5, फिर मैंने और बढ़ाया, तो इन्होंने बीच के ग्राफ खा गए हैं ये। और आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट आया जब ये लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये एक पॉइंट में बदल गई। और फिर एक ऐसा टेम्परेचर आया जब उससे ऊपर गए तो ये पॉइंट भी आना क्या हो गया, बंद हो गया। राइट, ठीक। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। तो अब ये ग्राफ आपको एज इट इज बड़े अच्छे राइटिंग में साफ सुथरा बना लेना है। ठीक, इसमें 2 ही लाइनें दे रखी हैं, आप 3-4 बना लेना। ठीक है, तो ये देखो, ये ना इन्होंने इस रीजन को ना डार्क करके दिया है आपको, इस रीजन को ध्यान से देखें। ये रीजन क्या बता रहा है? ये वो रीजन है जिस समय पर लिक्विड और वेपर दोनों थे हमारे पास। देख लो आराम से, है ना, अलग अलग टेम्परेचर पर। ये वो रीजन है जब लिक्विड और वेपर दोनों थे। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं एरिया उस रीजन का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। राइट, क्यों? क्योंकि लिक्विड और वेपर दोनों एक समय पर बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ किस गैस के लिए है? ये ग्राफ एनसीईआरटी ने CO2 के लिए दे रखा है। ठीक, तो आपको ये याद होना चाहिए क्या, कि CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 30.98, और इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर भी तो होगा, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। वो क्या होता है, 7380। इंपॉर्टेंट, दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है बात? चलो, तो अब आप पहले इस पूरे ग्राफ को, वीडियो को पॉज करके बना लें, जितनी बातें मैंने बोली उन सबको लिख लें, वीडियो को पीछे ले जाना, आराम से देख लेना, सारी चीजें समझ लेना, तभी आगे बढ़ना। ठीक है, चलो। तो क्रिटिकल पॉइंट पहले डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है
जिस समय पर लिक्विड फेज की सारी प्रॉपर्टी वेपर फेज के बराबर हो जाती है। क्यों? ध्यान से देखना पड़ेगा। यहां पर क्या था? लिक्विड और वेपर दोनों थे ना, इस रीजन में। यहां पर क्या था? इस पूरे रीजन में लिक्विड और वेपर थे, यहां पर इस पूरे रीजन में, यहां पर इस पूरे रीजन में, यहां पर इस पूरे रीजन में। यहां पर एक पॉइंट आ गया, यानी कि इस पॉइंट पर वो गैस लिक्विड भी और वेपर भी है। अरे ये कैसे हो सकता है यार? यानी कि बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से देखो, लिक्विड और गैस में किस बात का अंतर होता है? एक ही चीज का तो अंतर होता है, क्या? कि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं तो मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। बस इतना ही तो है, ठीक। तो अगर मैं गैस को हल्का हल्का ठंडा करना शुरू करूं, बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं, गैस को हल्का हल्का ठंडा करना शुरू करूं और लिक्विड को हल्का हल्का गर्म करना शुरू करूं, तो एक पॉइंट आएगा, बीच का पॉइंट, जब गैस के अंदर हल्की सी लिक्विड की प्रॉपर्टी आ जाएगी और लिक्विड के अंदर हल्की सी गैस की प्रॉपर्टी आ जाएगी, और एक कॉमन पॉइंट पे दोनों आकर गले मिल लेंगे और कहेंगे अरे मेरी गैस, आओ मिलो मेरे से। तो गैस गुस्सा हो गई, क्यों? कैसे तुम मुझे गैस बोल रहे हो भाई? कि तू गैस से ही तो आई है। तो आई हूं ना गैस से, अब तो गैस नहीं हूं ना, जहां मैं हूं वहीं तू है, ठीक। तो लिक्विड भी गुस्सा हो गया, फिर कि तू मुझे भी लिक्विड नहीं बोलेगी, क्यों? कि तू तो लिक्विड से आया है। तो आया हूं, कहीं से भी आया हूं तो अभी तेरे पास ही ना, ठीक। तो दोनों में झगड़ा होने लगा। तो फिर साइंटिस्ट लोग आए, अरे रुको, लड़ाई मत करो, आज से हम ना तो तुम्हें लिक्विड बोलेंगे ना ही गैस बोलेंगे, हम तुम्हें एक नया नाम देते हैं, हम तुम्हें फ्लूइड बोलेंगे। ये क्या है? फ्लूइड मीन्स इट मे बी लिक्विड और इट मे बी गैस, राइट? मीन्स इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। तो गैस ऑल्सो हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो, एयर ब्लो कर रही है, हम बोलते हैं ना एयर बह रही है, राइट? और लिक्विड तो बहता ही है, लेकिन लिक्विड बहता हुआ दिखता है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास है। गैस बहती हुई नहीं दिखती, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है, राइट? तो आज से हम इनको क्या बोलेंगे? फ्लूइड। तो इस पॉइंट पर क्या हुआ? इस पॉइंट पर एक ऐसी कंडीशन आई जब लिक्विड और गैस दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो गई? बराबर। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक पॉइंट पे जाके मिल गए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? दोनों की विस्कोसिटी बराबर, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बराबर, दोनों की डेंसिटी बराबर, दोनों के वॉल्यूम बराबर। तो इस समय पर क्या किसी को गैस बोलना अच्छी बात है, किसी को लिक्विड बोलना अच्छी बात है? क्यों? अरे हम डेंसिटी से ही तो डिफरेंशिएट करते थे, बोल देते थे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, गैस की डेंसिटी कम है, इसलिए ये लिक्विड है, ये गैस है। अब तो दोनों की बराबर है, तो किसी को गैस किसी को लिक्विड बोलना अच्छी बात नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट पर हम गैस या लिक्विड शब्द यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? फ्लूइड, ठीक। तो पहला पॉइंट कि भाई इस पॉइंट पर सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे डेंसिटी हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे विस्कोसिटी हो, सब क्या हो जाती है? बराबर, ठीक। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज है? टेम्परेचर अबव विच, बहुत ध्यान से, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, टेम्परेचर अबव विच मतलब बॉयल्स टेम्परेचर में क्या लिखा था? टेम्परेचर एट विच, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडियल की बिहेव करे, ठीक। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर रियल गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है, चाहे आप पिस्टन पे हाथी को बैठा दो। इसका मतलब सर क्रिटिकल टेम्परेचर पे कर सकते हैं क्या? हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर पर वो गैस नहीं थी, वो क्या थी? फ्लूइड। मतलब उसके अंदर गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी थी। तो अगर आप हाथी बैठाते तो वो जो गैस वाला पार्ट था ना, वो लिक्विड में आ जाता, ठीक। लेकिन जैसे ही आप इस टेम्परेचर से ऊपर पहुंचे, लिक्विड नहीं है, अब क्या है? टोटली आपके पास क्या है? गैस ही है। टोटली क्या है?
गैस ही है और टेम्परेचर इतना ज्यादा जा चुका है कि आप अब उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, क्या क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे कर सकते हैं? अरे वो तो कर ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो तो करा ही, देखो इतनी सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी करके नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जी। टीसी की वैल्यू क्या होती है, ये रट्टा माननी है, 8A/27 आरबी। आर कांस्टेंट, 27 कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, ए और बी तो कांस्टेंट होते ही हैं। इसका मतलब टीसी हर गैस के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट। वाओ। पीसी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं, पर्सनल केबिन नहीं, क्रिटिकल प्रेशर है जी। अब ये क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट बात, इट इज द मिनिमम प्रेशर। मिनिमम पर अंडरलाइन, that must be applied at critical temperature to just liquefy it। देखो यहां से प्रूव हो गया ना, क्रिटिकल प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर अगर आपने लगा दिया तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। और किस प्रेशर पर करोगे, वो मिनिमम प्रेशर क्या कहलाएगा, पीसी, यानी कि क्रिटिकल प्रेशर। तो अब देखो कुछ पॉइंट समझो। CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था, 30.98। ठीक, तो मैंने आपसे कहा आपके पास सपोज CO2 गैस है, ठीक, मैंने इस पॉइंट पर 30.98 डिग्री सेल्सियस पर उस गैस पे प्रेशर लगाया 72 ATM। ठीक है, 30.98 डिग्री सेल्सियस पर थी, 72 ATM प्रेशर लगाया, क्या गैस लिक्विफाई होगी? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि गैस का क्रिटिकल प्रेशर क्या था, 73 ATM। दैट मींस इट वाज द मिनिमम प्रेशर, मतलब कम से कम इतना लगाना पड़ेगा तब जाके वो क्या होगी, लिक्विफाई। इससे ज्यादा लगा दो वेल एंड गुड, कोई पूछे 73 पे होगी, यस हो जाएगी, 74 पे होगी, हो जाएगी, 80 पे होगी, हो जाएगी, लेकिन क्या 72.999 पे होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि 73 वाज द मिनिमम प्रेशर। क्लियर बात? ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई एक, कहां पहुंच गए जी। अच्छा, पीसी की वैल्यू क्या होती है, सब रटनी है, टू लर्न, ये सब रटी हुई होनी चाहिए आपको एकदम, कि भाई टीबी क्या था, A/RB, टीसी क्या था, 8A/27 आरबी, पीसी क्या है, A/27 बी स्क्वायर। अरे सर आपको कैसे याद है, मैंने रटी है, आपको भी रटनी है। 27 कांस्टेंट, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट, यानी कि हर गैस के लिए पीसी की वैल्यू कांस्टेंट। क्रिटिकल वॉल्यूम, जब टेम्परेचर क्रिटिकल हो और प्रेशर भी क्रिटिकल हो, उस समय पर गैस जो वॉल्यूम घेरे वो क्या कहलाएगी, क्रिटिकल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू 3। ठीक, अब सर सब कुछ क्रिटिकल देख रहे हो तो जेड भी क्रिटिकल ले लें, ले लो भाई। तो जेड की वैल्यू क्या होती है, PV/RT। अब जेड क्रिटिकल है तो सारे क्रिटिकल लो, तो PC/VC/R/TC। तो पीसी की वैल्यू क्या हो गई, A/27 बी स्क्वायर, BC की वैल्यू 3B, R तो आ रही है, और TC की वैल्यू 8A/27 RB। ठीक, R से R कैंसिल, ओके, और भी कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखो A से A कैंसिल, ये दो B से ये दो B कैंसिल, अरे वाह, 27 से 27 कैंसिल, बचा क्या, 3/8। तो ZC की वैल्यू क्या होती है, 3/8, दैट इज 0.375। इसको रट लो, निकाल भी सकते हो, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, बट रट लो, ये रट लो बहुत लगा रखा है, 4 मार्क्स में आएंगे क्वेश्चन, जो बोल रहा हूं सीधे, ZC क्या होता है, ये रहा आंसर। ठीक है, अच्छा एक बात लिखी है बड़ी फैंसी, क्या आप नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे ना, वो ग्राफ में ना हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी होती जा रही थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अगर गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो गैस ज्यादा वॉल्यूम घेरेगी। हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वो एरिया खाली हुआ था ना जब वो ड्रॉप नीचे गिरी थी, तो जैसे ही वो एरिया खाली हुआ तो जो नीचे वाली गैस है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी ना। हाँ, और टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो जल्दी जाएगी ऊपर, है ना। तो वो जल्दी ना जाए इसकी वजह से पिस्टन जल्दी नीचे आएगा, और अगर वो जल्दी नीचे आएगा तो वो ज्यादा गैस को अपने साथ नीचे ले आएगा, और जब वो ज्यादा गैस को नीचे लेके आएगा तो ज्यादा गैस लिक्विड बनेगी, और जब ज्यादा गैस लिक्विड बनेगी तो जल्दी गैस लिक्विड बनेगी, और जल्दी गैस लिक्विड बनेगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये बस ऐसी टाइम पास के लिए रीजन था। अगर आपको सुनने में मजा आया तो गुड, नहीं आया तो और भी ज्यादा गुड। ठीक। अच्छा, हमने 3 टेम्परेचर पढ़े, टीवी, टीसी और बॉइलिंग पॉइंट। इनमें ये रिलेशन होता है, किसी भी गैस का बॉयल टेम्परेचर हमेशा क्रिटिकल से ज्यादा होता है और क्रिटिकल हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। टू लर्न, ये भी रटना है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी की बात है ये, इसको बड़े ध्यान से देखें। It is possible to convert liquid CO2 into gas and vice versa without having at a time more than one phase present together। बहुत प्यारी बात है, इसको बड़े ध्यान से समझिए। ठीक, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि लेट सपोज आपकी CO2 यहां थी इस पॉइंट पर, या फिर ऐसे मान लो इस ए पॉइंट पर थी। ठीक है, आपको इसको लिक्विड में बदलना है और डी पॉइंट पे आना है। तो डी पॉइंट पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फेज से गुजरना पड़ेगा ये पूरा, और इस फेज में क्या होगा, यहां पर तो गैस होगी और यहां पे लिक्विड होगा, लेकिन बीच में क्या होगा, लिक्विड और वेपर दोनों होंगे। बोलो भाई, सही बात है। लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट क्या कहती है, वो कहती है कि एक ऐसा भी तरीका है जब आप ए से सीधे डी में चले जाओ और आपको बीसी वाली जगह से ना गुजरना पड़े, यानी कि आपको एक समय पे एक ही फेज लगे, या तो ए वाला रहे यानी कि गैस रहे, या फिर सीधे लिक्विड आ जाए। कभी भी ऐसा ना हो कि लिक्विड और वेपर दोनों साथ में, ऐसा पॉसिबल है। कैसे, इसको समझते हैं। देखो, आप क्या करो, आपके पास गैस है ना इस टेम्परेचर पे, आप इस गैस को इसी टेम्परेचर पे गर्म करना शुरू कर दो। आप गैस को इसी वॉल्यूम पे गर्म करना शुरू कर दो, तो क्या होगा, वॉल्यूम सेम है ना, और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये कहां पहुंच जाएगी, एफ पॉइंट पे। बोलो भाई, और वॉल्यूम अगर सेम हो यानी कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से साफ साफ दिख रहा है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, देखो बढ़ गया, है ना। ए पॉइंट से कहां चला गया, वो एफ पॉइंट पे। ठीक, तो P1 से हम कहां आ गए, नियरली कुछ P2 के थोड़ा पास टाइम प्रेशर पे। ठीक है, P2 पे नहीं आया, उससे थोड़े कम पे है। ठीक है, F पे आ गए। ठीक, अभी भी गैस ही है ना। हाँ, अब क्या करो, इस F गैस को ध्यान से समझना, इस F गैस पे प्रेशर बढ़ाना शुरू करो, इस F गैस पे प्रेशर बढ़ाना शुरू करो, टेम्परेचर फिक्स रखना जो F गैस का है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाना शुरू करोगे तो क्या होगा, अब टेम्परेचर फिक्स है, पहले आपने क्या किया, ए गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया। ठीक, तो आप एफ पॉइंट पे पहुंच गए। अब एफ पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप टेम्परेचर फिक्स कर दो और प्रेशर बढ़ाओ, तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। ठीक, कैसे कम होगा, बॉयल्स लॉ के तरीके से। देखो ये वॉल्यूम कम हो रहा है, और चूंकि ये एफ पॉइंट जो है वो उस टेम्परेचर पर है जो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है, तो इस गैस मतलब इस पॉइंट पर जब आप प्रेशर कम करोगे तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी और आप कहां पहुंच जाओगे, जी पॉइंट। पहुंच गए जी पॉइंट पर। ठीक, अब जैसे जी पॉइंट पे पहुंचे, एक वॉल्यूम पे आ गए आप, कौन से वॉल्यूम पे, V3 पे।
अब इस वॉल्यूम V3 पे जाके आप इस गैस को ठंडा कर दो। ठीक, तो क्या कर रहे हो आप? ठंडा कर रहे हो, यानी कि टेम्परेचर कम कर रहे हो, और टेम्परेचर डिक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज, तो आप कहां आ जाओगे? G से आ जाओगे आप पॉइंट D पर। अरे सर हमें A से D पर ही तो जाना था, लेकिन देखो इस समय पर केवल गैस थी, इस समय पर गैस थी, और लेकिन D पे जैसे पहुंचे क्या आ गया? लिक्विड आ गया। अरे वाह, दैट मीन्स आपने गैस को लिक्विड में चेंज कर दिया बिना एक इक्विलिब्रियम कंडीशन लाए, जिस समय पर फेज 2 प्रेजेंट थे। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना जैसे आपने कर लिया, तो अब एक नोट करके लिख लो। लिखो ड्यूरिंग फेज चेंज, जब फेज चेंज हो रहा होता है, यानी कि लिक्विड गैस में जा रहा हो, या गैस लिक्विड में जा रहा हो, या सॉलिड लिक्विड में जा रहा हो, या लिक्विड सॉलिड में जा रहा हो, प्रेशर एंड टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट। ड्यूरिंग फेज चेंज प्रेशर एंड टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट, या फिर ऐसे लिख लो, टेम्परेचर मत लिखो, प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट लिख लो। टेम्परेचर की हम थोड़ा अलग सिचुएशन होती है, उसकी बात कर लेंगे। वैसे सही था वो भी, पर अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप पानी को गर्म करने वाला एग्जांपल सोचने लगोगे, इसलिए प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट इतना लिख लो बस। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपका एंटीयूज आइसोथर्म खत्म। अब आप वीडियो को पॉज कर दें और एनसीईआरटी से पूरा पढ़िए। ठीक, वीडियो को पॉज कर दें, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, एनसीईआरटी में गिवन है। आप आराम से इस पूरे टॉपिक को पढ़ें, तभी वीडियो को आगे देखें। ठीक, चलिए, तो आशा करते हैं आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया होगा और अब आप वीडियो को आगे देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई आपसे पूछे कि किसी गैस को लिक्विफाई करना आसान है या मुश्किल है, ये कैसे पता लगाओ? तो मैं कहूंगा उसके टीसी की वैल्यू देख लूंगा। जिसके टीसी की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब उसकी A/B की वैल्यू ज्यादा, क्योंकि टीसी क्या था? 8A/27 RB। अब 8, 27 और R तो क्या है? कांस्टेंट, यानी कि TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/B। ठीक है, तो जिसकी A/B की वैल्यू ज्यादा, वो देर से आइडियल गैस बिहेवियर अचीव करेगी। राइट, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जिसकी A/B की वैल्यू कम वो जल्दी करेगी, जिसकी A/B की वैल्यू ज्यादा वो देर से करेगी। पहला पॉइंट तो जो पीछे पढ़ा वो अच्छा। अब आइडियल गैस बिहेवियर की बात नहीं हो रही, अब क्या कर रहे हैं? ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, यानी कि रियल गैस की बात कर रहे हैं। तो जिसकी A/B की वैल्यू ज्यादा होगी वो जल्दी लिक्विफाई होगी, इसका मतलब उसके अंदर जल्दी रियल गैस कैरेक्टर आएगा। ठीक, या ऐसे कह लो, जिसकी TC की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतनी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। जल्दी लिक्विफाई हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? वो जल्दी लिक्विफाई होना चाहती होगी, और जल्दी लिक्विफाई होना चाहती है कब होगी? जब उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। क्लियर? तो नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, 4 गैस दे रखी थी, चारों के क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे थे, पूछा था कौन सी लिक्विफाई जल्दी हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? NH3। सिंपल, क्लियर है? चले आगे, बढ़िया। कुछ और भी पूछ सकता था A/B की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? NH3 की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होंगे? NH3 में। 3 क्वेश्चन समझ आ गए? ठीक। अच्छा, एक बात समझो, किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं ना। अगर गैस खुद लिक्विफाई होना चाहती है तो बाहर से हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी ना। ठीक, तो इसका मतलब लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर कम लगाना पड़ेगा अगर गैस जल्दी लिक्विफाई होना चाहती है। ठीक, तो जो लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर लगाया जाता है उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन प्रेशर। तो बोलते लिक्विफिकेशन है, लिखते लिक्विफेक्शन है। ठीक, तो जो बाहर से प्रेशर लगाया जाता है लिक्विफाई करने के लिए उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन प्रेशर। ठीक, तो विच विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू TC। क्यों? क्योंकि TC अगर ज्यादा है तो गैस लिक्विफाई होना चाहती है,
और अगर गैस लिक्विफाई होना चाहती है तो बाहर से प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। तो अगर यही क्वेश्चन होता विच विल हैव मोर लिक्विफिकेशन प्रेशर, तो लिक्विफिकेशन प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा, जिस गैस का टीसी सबसे कम होगा, दैट इज एच। तो ये क्वेश्चन भी बना के लिख लेना, अगला क्वेश्चन यही हो सकता है नीट का या जेई का। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, जेई का क्वेश्चन आ गया 2019 का। ए अपॉन बी की वैल्यू दे रखी है आपको, ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आपसे पूछा है किसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, तो चेक कर लो, उसी का ज्यादा होगा जिसकी ए अपॉन बी की वैल्यू ज्यादा होगी। चेक कर लेते हैं। आर्गन की क्या आएगी 1.3 अपॉन 3.2, नियॉन की आएगी 0.2 अपॉन 1.7, क्रिप्टन की आएगी 5.1 अपॉन 1.0 और जिनॉन की आएगी 4.1 अपॉन 5.0। किसकी आ रही है सबसे ज्यादा, क्रिप्टन, डी ऑप्शन, ठीक। चलो ओके, तो कुछ गैसेस के मैंने आपको ईज ऑफ लिक्विफिकेशन दे रखे हैं, बिल्कुल वही वो ए अपॉन ए और बी की वैल्यू कंपेयर करके मैंने ये निकाले हैं। इनकी ए और बी की वैल्यू मेरे पास थी, तो ये ऑर्डर आपको लर्न करना है, ठीक है। चले आगे। ठीक, एक फैक्ट याद रखना कि जो वैन डर वाल इक्वेशन होती है ना, वो केवल सिंगल फेज सिस्टम के लिए वैलिड होती है। वैन डर वाल इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इक्वेशन की, मतलब जैसे ये था ना ग्राफ इस तरीके का, तो यहां पर केवल गैस थी, तो इस पोर्शन में वैन डर वाल इक्वेशन लगा सकता हूं क्या, यस। इस पोर्शन में केवल लिक्विड था, क्या इसमें लगा सकता हूं क्या, यस। क्या इसमें लगा सकता हूं, नो। क्यों, क्योंकि इसमें दो फेज थे, लिक्विड और वेपर दोनों। तो टू फेज सिस्टम के लिए वैन डर वाल इक्वेशन नहीं लगती है, वो केवल सिंगल फेज सिस्टम के लिए लगती है, ठीक, ये फैक्ट है, याद रखिए। कुछ यूजेस हैं गैस को लिक्विफाई करने के, क्या क्या यूजेस हैं, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किचन में यूज होती है, NH3SO2 रेफ्रिजरेंट में यूज होते हैं, लिक्विफाइड Cl2 को हम लोग ब्लीचिंग और डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज करते हैं, और कंप्रेस्ड हीलियम को हम एयरशिप्स में यूज करते हैं। तो ये चार यूजेस हैं, याद रखिएगा। अगले टेम्परेचर की बात करते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। काफी फैसिनेटिंग टेम्परेचर है ये। अब देखो, जो बच्चे 11th में है ना, उनको ये डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं उनको ये डेफिनेशन समझ आएगी, ठीक। तो जो बच्चे 11th में है ना, उनको आज से 4 क्लास बाद ये डेफिनेशन समझ आने लगेगी। जब हम थर्मो, अगला चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, जब उसकी 4 क्लास कर लेंगे ना, तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक। पर अभी के लिए बस सुन लो, मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा, ठीक, डेफिनेशन तब समझ लेना। एक चीज होती है, जैसे आपने कभी भी साइकिल के वो जो टायर होता है ना, उसका कभी भी वो वॉल ओपन करना, उसके अंदर से गैस निकलेगी, है ना, उस गैस के आगे ना हाथ लगा के देखना, वो गैस ठंडी होती है गर्म होती है, कभी नोटिस किया आपने? अगर नहीं किया तो आज अपने दोस्त की साइकिल की हवा निकालने का मौका मिल गया आपको। हवा निकालिए और पता करिए वो गैस ठंडी थी या गर्म थी, आपको पता चलेगा गैस ठंडी निकलती। ऐसा क्यों, यही कंसेप्ट है उसके पीछे, देखते हैं। देखो, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसमें जब हम गैस को एक्सपेंड करते हैं, कैसे, ए डायबेटिकली, क्या है ये डायबेटिकली, कुछ नहीं है, भूल जाओ, कुछ है, एक कंडीशन है एक्सपेंशन करने की, ए डायबेटिकली, ठीक। अब वो ड्रॉपर वाले बच्चे समझ रहे होंगे, यानी कि Q0 है ना, 11th वालों को नहीं समझ आ रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक। आप बस इतना समझो, एक कंडीशन होती है जब हम गैस को एक्सपैंड करते हैं ना, तो ना तो वो गर्म होती है ना वो ठंडी होती है, मतलब ना तो आपको गर्म फील होगा हाथ में, ना ठंडा फील होगा। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, जैसे वो टायर के अंदर ना पहले गैस एक बहुत छोटे प्रेशर में थी, जैसे आपने टायर का वो बॉल खोला तो क्या हुआ, एकदम से गैस एनवायरनमेंट में आई, है ना, बड़े एरिया में फैलने की कोशिश कर रही है, तो एक्सपैंड हो रही है, राइट, तो आपको ठंडी लग रही है, क्यों, क्योंकि वो इन्वर्जन टेम्परेचर पर नहीं है। अगर इन्वर्जन टेम्परेचर पर होती तो क्या होता, ना तो हीटिंग होती ना ही कूलिंग होती। क्लियर है, कूलिंग हो रही है, इसका मतलब वो इन्वर्जन टेम्परेचर से निचले टेम्परेचर पर है, यानी कि बिलो टेम्परेचर पर। तो अगर कोई गैस इन्वर्जन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर एक्सपेंड करेगी तो ठंडी होगी, अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा पर एक्सपेंड करेगी तो
गर्म गैस होगी। ठीक, इसका मैं आपको अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा। पहले टी आई की वैल्यू क्या होती है, 2a अपॉन आर बी। ए अपॉन आर बी क्या था सर, बॉइल्स टेम्परेचर। इसका मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर बॉइल्स टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तो अब ऑर्डर क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, फिर उसके बाद कम ऑन टी सी, फिर टी बी, फिर टी आई। ये जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, ये जूल और थॉमसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पूरे इफेक्ट को स्टडी किया था। ठीक है, तो अब पहले तो ये समझ आ गया इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, जिस टेम्परेचर पर गैस ना तो गर्म हो ना ठंडी हो, कब, एक्सपेंड करने पर। ठीक, और अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे होगी गैस और उसको एक्सपेंड कराया तो कूलिंग होगी, और अगर ज्यादा टेम्परेचर पर होगी तो हीटिंग होगी। आपने कभी नोटिस किया है, अगर कभी किसी शहर में भगवान न करे या कभी किसी के घर में या किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, तो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हवा तेज ना चले, है ना। ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। जब बिल्डिंग जल रही होती है ना, तो बिल्डिंग के ऊपर की जो गैस होती है, राइट, वो क्या हो जाती है, वो बहुत 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 ज्यादा गर्म हो जाती है। और जब गैस गर्म होगी तो क्या होगा, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, गैस फैलेगी। तो जब गैस फैलेगी तो क्या होगा, आसपास वाली बिल्डिंग से टकराएगी। और चूंकि गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया था, तो वो इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर चला जाएगा। और अगर वो इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर चला गया तो वो गैस जहां भी जाके टकराएगी वो उस सरफेस को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। तो अगर हवा तेज चली तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आसपास की जो बिल्डिंग है वो भी जलने लग जाए। ठीक है, तो इसलिए जब भी किसी बिल्डिंग में आग लगती है, किसी घर में आग लगती है या बहुत बड़ी आग लगती है, तो लोग दुआ करते हैं कि हवा तेज ना चले। लोगों को ये कंसेप्ट नहीं पता, लेकिन हाँ पुराने लोग इतने स्मार्ट थे कि वो ये जानते थे, है ना। तो इसका मतलब पुराने लोगों की साइंस हमसे स्ट्रांग तो थी, बस हाँ उनको ये फैंसी वर्ड नहीं आते थे, इन्वर्जन टेम्परेचर, जूल थॉमसन इफेक्ट। पहले के लोग क्या कह देते थे कि अरे अगर आपने इंद्रदेव से प्रार्थना नहीं करी ना तो इंद्रदेव गुस्सा हो जाएंगे। क्यों, कि केवल अग्नि देव ही है हमारे पास, सब लोग अग्निदेव से ही प्रार्थना कर रहे हैं, कम हो जाओ कम हो जाओ। ठीक है, तुम अग्निदेव से करो, देखो मैं इंद्र हूं, मैं वायु हूं, मैं हवा तेज चला देता हूं। अगर हवा तेज चला दोगे तो क्या होगा, कितनी भी अग्नि को शांत करते रहो, मैं दूसरी बिल्डिंग को जला दूंगा। ऐसे करके लोग कंसेप्ट बना देते थे। ठीक, अब हम इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट जानते हैं कि एक्चुअली वो वायुदेव और अग्निदेव का कंसेप्ट नहीं था, वो इन्वर्जन टेम्परेचर का कंसेप्ट था। राइट, ठीक है, चलो खैर चलो ये हमने बात कर ली थोड़ी सी माइथोलॉजी की। अच्छा, ऐसा मत करना पंखे के नीचे तीली जला के खड़े हो गए, कह रहे हाँ देखो अभी अलमारी में आग लगेगी, है ना। ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि गैस जो है वो इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर जानी चाहिए। वो कब जाएगी, जब गैस गर्म होगी। और गैस गर्म कब होगी, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, आग बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया इन्वर्जन टेम्परेचर। अरे वाह, तो हमने बहुत कुछ पढ़ा ना, हमने पीसी पढ़ा, हमने वीसी पढ़ा, हमने टीसी पढ़ा, हमने जेडसी भी पढ़ लिया। तो क्या गुना किया है आइडियल गैस ने। क्यों ना हम आइडियल गैस इक्वेशन को पीसी वीसी आरटीसी के टर्म में डिफाइन करें। तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर हम उस टर्म में बोलें, किस टर्म में, पीवीएम इज इक्वल टू आरटी। अब इसमें P की जगह PC की वैल्यू लगा दो, V की जगह VC की वैल्यू और T की जगह TC की वैल्यू। तो जब ये सारी वैल्यू लगा दोगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। तो ये भी आपको लर्न करनी है। मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें PC, VC और TC की वैल्यू अगर आप लगा दोगे ना तो आपको यही मिल जाएगा, PV इज इक्वल टू NRT या PVM इज इक्वल टू RT। तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, PC VC इज इक्वल टू 3/8 RTC। क्लियर है, ठीक, बस खत्म हो गई हमारी गैसियस स्टेट। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। तो ये हमारा हैप्पी एंडिंग हुआ किसका, गैसियस स्टेट।
ठीक है भाई, तो सारी उतारी खत्म, गैशियस स्टेट कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा वीडियो में पॉज आए थे, आई नो, बिकॉज थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी, बट मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया। अच्छा, एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे ना, तो इस गैशियस स्टेट के बाद एक छोटा सा पोर्शन है लिक्विड स्टेट का। क्या वो इंपॉर्टेंट है? यस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसमें समझना कुछ नहीं है, उसमें कुछ चीजें हैं जिनको याद करना है। तो वो क्या करूंगा मैं? ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। और वेपर प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में बार बार आएगा और आपका खून पी जाएगा, ठीक। तो वो समझेंगे, और फिर वो टपोरी कंसेप्ट समझेंगे अपना, क्या लिक्विड स्टेट को, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब चीजें सीखेंगे। और इनमें क्या क्या चीजें रटने की है वो भी बता दूंगा। 4-4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक। पर गैसियस स्टेट क्या हुआ? समाप्त, ठीक। तो गैसियस स्टेट के सारे क्वेश्चन अब आपको लगाने हैं, बस लिक्विड स्टेट और वेपर प्रेशर वाले छोड़ देना, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम क्या शुरू करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू, बाय बाय।